जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आज सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने छत्तीसगढ़ भूगोल के 30 क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज एक पार्ट 2 के माध्यम से हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में वन तथा वृक्षारोपण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छत्तीसगढ़ ही वो ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 684 वर्ग किलो की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए आपके कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कहता है कवर्धा क्षेत्र औसतन न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। कारण है यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर के शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो आपको सभी को पता होगा क्योंकि जियोग्राफी में मोस्टली क्या होता है, जहाँ पे वर्षा कम प्राप्त होते हैं उसका मेन रीज़न होता है कि वह वृष्टि क्षेत्र में स्थित होता है और यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर है की शाखा है उसके वृष्टि क्षेत्र में आता है। इसलिए क्या है, इसका बिल्कुल यह कारण सही स्पष्टीकरण है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको जो प्रोसीजर बताया था उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ना है। पहले पढ़ के हमें देखना है कि यह सही है कि नहीं। अभी तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखना है कि दूसरा वाला सही है। दोनों सही हो जाएंगे तो छोटे छोटे ऑप्शंस को हमें डिलीट करना है। फिर हमें लास्ट दो बचे हैं उस ऑप्शन में दिमाग खपाना है। फिर उसमें चेक करना है कि ये उसकी सही कारण है कि नहीं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्योंकि लगा के देखना है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन है छत्तीसगढ़ राज्य में जसपुर क्षेत्र में निम्नतम तापमान पाया जाता है। कारण है इस क्षेत्र को समुद्र तल से ऊंचाई की स्थिति प्रभावित करती है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है, तो हमने इसको सही कर दिया। दूसरा कथन भी है कि किसी भी क्षेत्र को समुद्र तल की ऊंचाई की स्थिति प्रभावित करती है, लेकिन जब वह ऊंचाई पर स्थित होता है तो वह समुद्र तल से ही तो उसकी ऊंचाई मानी जाती है ना। तो उसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो दूसरे क्षेत्र हैं उससे। तो ये क्या होता है, और ये हमें क्योंकि लगा के हम देखते हैं तो दूसरा भी कथन सही है। तो क्योंकि इस क्षेत्र को समुद्र तल से ऊंचाई की स्थिति प्रभावित करती है, मतलब उसको ऊंचाई पर स्थित है, जो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, निम्न तापमान तो पाया जाता ही है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, यह सही स्पष्टीकरण है। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए बैक टू बैक आ गए। कथन है राज्य का 90% से अधिक विद्युत उत्पादन ताप विद्युत गृहों से होता है, मतलब थर्मल पावर प्लांट से होता है। ठीक है, कारण है राज्य में तापीय विद्युत परियोजनाओं के आधारभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त उपलब्धता है। तो बिल्कुल भाई, छत्तीसगढ़ राज्य को तो पावर सरप्लस स्टेट कहा जाता है, तो पहला तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ जितने भी आधारभूत कोयला, पानी, है ना, मजदूर, इनकी क्या है, पर्याप्त उपलब्धता है। इसलिए क्या है, इसका कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह दोनों कथन सही हैं और कारण जो है उसकी सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, चलिए वन्यजीव अभयारण्य और उसकी विशेषता के बारे में क्वेश्चन है। तो हम इसको डायरेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है। अचानक मार, इसका आंसर है ऑप्शन बी, है ना। तो ए का 2 से रिलेट करेगा, ये 1 का 2,
बी का 4 सीता नदी अभ्यारण्य सबसे प्राचीनतम है, तो बी का 4। सी का 3 मतलब तमोर पिंगला घुंघरू घाघ जल प्रपात यहाँ स्थित है। और भोरम देव में क्या है, भोरम देव तो स्पेशली तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, उसकी विशेषता ही है ना। इस प्रकार ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह तीन निक्षेप क्षेत्र को दर्शाता है। आप जब इसको टेबल में आराम से बैठ के बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने थोड़े से जानबूझ करके आपके लिए फ्रेम किया है कि देखिए, पहले ऑप्शन में कदम पाठ है ना, दूसरे ऑप्शन में केरा पाठ, तीसरे ऑप्शन में सामरी पाठ। ये किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाते हैं। कौन से क्षेत्र को, बॉक्साइट क्षेत्र को। और पूछा क्या गया है, तीन, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और चौथे आंसर में आप सीधे पहुंच जाएंगे ऑप्शन डी में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अभी तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जब आप आराम से बैठ के बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा, सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र है। तो चारामा, सोनहत, मोहला और सोहागपुर तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, अब यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा आंसर बताता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है एच और एफ। एच दैट मीन सोहागपुर, एफ दैट मीन सोनहत। ठीक है, तो जब बैठेंगे आप बनाने के लिए, तब ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे में तो आसानी से हमें पता चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर प्राप्ति झीलों का समूह को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा है, प्रदर्शित नहीं करता है। तो जैसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कोरिया। अब कोरिया क्या है, एक कोयला का प्रमुख क्षेत्र है। तो जैसे ही कोरिया आया, तो ये क्या हो गया, यही इसका सही आंसर हो गया, है ना। बाकी में तो सभी में चूना समूह के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जिलों में बॉक्साइट के निक्षेप हैं। सरगुजा, बस्तर, कोरबा, जसपुर और बलरामपुर। तो थोड़ा सा माइंड में आप रिकॉल करिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 सभी के सभी क्या है, बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ी मैंने काफ़ी क्वेश्चन इससे औद्योगिक नीति से बनाए हैं, क्योंकि अभी नई औद्योगिक नीति लॉन्च हुई है और ये 5 साल चले गए, तो इससे बीच बीच में क्वेश्चन बनते रहेंगे, है ना। किसी सीजी व्यापम या सीजीपीएससी से तो पूछा ही जाएगा, तो इसको आपको याद थोड़ा सा रखना है। तो राज्य की नई औद्योगिक नीति की समयावधि क्या है, तो आप बनाने बैठोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। देखिए, 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2030, है ना। तो हम सीधे आंसर में पहुंचते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कितने उद्योगों की स्थापना राज्य निर्माण के बाद हुई है। तो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, भारत रिफ्रैक्ट्रीज उद्योग, ताप विद्युत मड़वा, दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SCCL, और उसके बाद हो जाएगा NTPC पुसौर। तो इसमें ऑप्शन में देखिए केवल 2, केवल 3 यानी कि संख्या दी हुई है ना। तो आपसे पूछा गया है कि राज्य की स्थापना के बाद कौन से उद्योग स्थापित हुए हैं। ये भी थोड़ा सा माइंड गेम वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3। और वो 3 कौन कौन से हैं, देखिए, भारत रिफ्रैक्ट्रीज उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 1978 को, है ना। ACCL की स्थापना कब हुई थी, 1985 को। तो ये दोनों को हमने जब अलग करते हैं, 1978 और 85 वाले को, तो आपके पास 3 बचते हैं। तो भोरम देव जैसे 2002 में हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद ताप विद्युत मड़वा 2016, ये हो जाएगा 16। उसके बाद NTPC पुसौर, ये हो जाएगा 2014। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या हो जाते हैं, जो राज्य स्थापना के बाद स्थापित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से पूर्व में किस समयावधि के लिए औद्योगिक नीति जारी नहीं हुई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2000 अभी जो औद्योगिक नीति जारी हुई है 2024 से 30 तक के लिए है ना, तो पूर्व के बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसके जो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा इससे भी एक क्वेश्चन हम बना ही लेते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 और 2003 के लिए औद्योगिक नीति जारी नहीं हुई है। ठीक है, बाकी सब के लिए औद्योगिक नीति जारी हुई है। और दूसरा हुआ था 2001 से लेकर 2006 तक के लिए जब औद्योगिक नीति जारी हुई थी तो उसको बीच में ही ब्रेक कर दिया गया था, है ना, मतलब 2004 या 2003 में ही वो बंद हो गया। तो 2004 से लेकर 2009 तक के लिए एक औद्योगिक नीति आई, फिर 9 से 14, 14 से 19, ऐसे करके वो फिर अभी क्या चल रहा है 24 से 30। ठीक है, औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कोर सेक्टर उद्यम है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नई औद्योगिक नीति ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि 4 प्रकार के कोर सेक्टर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखिए, जैसे ही हमें पता है कि कोयला राज्य का कोर सेक्टर में नहीं आता, तो ये 3 एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन सीधा आंसर में पहुंचते हैं, वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 4 एंड 5। इसको हमेशा रट लीजिए, 5 साल ये आपके काम आएगा। सीमेंट संयंत्र कोर सेक्टर में है, स्टील संयंत्र कोर सेक्टर में है, ताप विद्युत संयंत्र कोर सेक्टर में है और एल्यूमिनियम संयंत्र कोर सेक्टर में है। ठीक है, तो ये आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, हसदेव बांगो बांध का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये ऑप्शन ए बी सी डी है। क्यों नहीं? क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में तो हुआ नहीं। अब क्या हुआ, 1967 में हुआ। ठीक है, अब 1967 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो कोई पंचवर्षीय योजना उस समय नहीं चल रही थी, है ना, योजना अवकाश का समय था। तो ये हम देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 के अंतर्गत निवेश के आकार की दृष्टि से उद्यमों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी प्रकार के उद्यम हैं हमारे राज्य में ना, उसको 8 श्रेणियों में, यानी कि ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, 8 श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो इन 8 के नाम को हम बाद में देखेंगे। अभी आप कम से कम 8 करके याद रखिए। इसमें जैसे सूक्ष्म के बाद मध्यम, मध्यम के बाद फिर सूक्ष्म मध्यम, ऐसे करके 8 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए, औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 में प्रावधानित मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं या कौन है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन नाम को आप पढ़ेंगे ना कि मंत्रिमंडलीय उप समिति, ये समिति का नाम ही है मंत्रिमंडलीय उप समिति। तो इसमें आपको हो सकता है डाउट हो जाए कि उप मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री ही इस उप समिति के अध्यक्ष होंगे। और ये भी नई विकास नीति में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, तो इसके भी कभी भी पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित सहकारी शक्कर उद्योगों को उनके स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, आपने सभी पढ़ा होगा, बस उसे क्या करना है, अब हमें जमाना है। तो मतलब 3 में ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जैसे सबसे पहले 3rd यानी कि भोरमदेव, फिर 4th यानी कि माँ महामाया, फिर 2nd यानी कि दंतेश्वरी मैया, फिर आ जाएगा 1st यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये क्या है, सभी के सभी सहकारी संगठन, सहकारी शक्कर कारखाना है। ठीक है, चलिए
इसके सन को भी लगे हाथ हम देख ही लेते हैं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। जैसे कि थर्ड है भोरमदेव, तो भोरमदेव कब हुआ? 2002-3 के आसपास, है ना, 2002-3 में। फिर है फोर्थ माँ महामाया, माँ महामाया कब उसकी स्थापना हुई? 2009 में, है ना। फिर आता है नहीं, माँ महामाया की 2007 में हुई थी, ठीक है। फिर सेकंड दंतेश्वरी मैया, दंतेश्वरी मैया की स्थापना हुई थी 2009 में। फिर वन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थापना हुई कब? 2016 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो भी केंद्रीय स्तर के हमारे यहाँ संस्थान है ना, उनके संबंध में आपको इन्हें जमाना है। निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि एम्स रायपुर, एनआईटी रायपुर, आईआईएम रायपुर और सीपेट रायपुर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले टू यानी कि एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर की स्थापना कब हुई? 2006 में। फिर थर्ड आईआईएम रायपुर, आईआईएम रायपुर की स्थापना कब हुई? 2010-11 में। फिर फर्स्ट है एम्स रायपुर, एम्स रायपुर की स्थापना कब होती है? तो 2013 में। फिर फोर्थ सीपेट रायपुर, है ना, जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। फोर्थ है सीपेट की स्थापना कब होती है? 2016 में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस ऐसे क्रम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी ना केंद्रीय संस्थान है, इसके बारे में क्वेश्चन कभी ना कभी बन सकते हैं। चलिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का वनावरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसका क्या है? 41.28%। भाई इसको तो आपको रट ही लेना है। जनगणना के और ख़ासकर फॉरेस्ट रिपोर्ट के जितने भी डेटा है वो आपके फिंगर टिप में होने ही चाहिए, है ना। चलिए, पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में क्या सही है? पहला कथन कहता है यह राज्य महाराष्ट्र के पूर्व में स्थित है, मतलब महाराष्ट्र राज्य के। सेकंड कथन है यह राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। और थर्ड कहता है यह राज्य झारखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आपका आंसर इसका होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 1 ये दोनों के दोनों सही हैं। थर्ड क्या है? वो गलत है, ठीक है। मतलब यह राज्य महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसके पूर्व में है, तो बिल्कुल सही है। यह राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? गलत है, झारखंड की जो स्थिति है उसके अनुसार से नहीं। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के बारे में क्या सही है? पहला कथन है प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। दूसरा कथन है प्रदेश का लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से अधिक है। तो देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 189 के आसपास है ना। और देश का कितना है? 382 है, तो ये तो कम हो गया। फिर प्रदेश का लिंगानुपात देश की लिंगानुपात से अधिक है, मतलब प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 991, मतलब कि 991। और भारत देश का कितना है? 943। तो ये क्या होता है? सेकंड कथन ही इसका सही है, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो भी आपके एग्ज़ाम हो इसमें आपने देखा लगभग परसेंटेज पूछ रहा है, लेकिन CGPSC ने क्या किया था कि अभी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कुछ डेटा वाले क्वेश्चन दे दिए थे, और वो लगभग स्टैटिक डेटा है, वो लगभग आपके हमेशा एग्ज़ाम में यूज़ होता है ना। तो कुछ मैंने क्या किया, डेटा वाले ही क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है।
तो अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन कितने बार पूछेंगे, तो कुछ ना उनको भी तो नया नया चेंज करना होगा, है ना। तो उस हिसाब से हम भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की शिशु जनसंख्या, मतलब 0 से 6 वर्ष तक की जो आयु के शिशु है उनकी जनसंख्या कितनी है ना। तो ये कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डेटा आपको हमेशा अभी याद रखना है जब तक नई जनगणना की डेटा नहीं आ जाते। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3661 689। ठीक है, ये कुछ डेटा आधारित है, इसको आपको याद रखना है। अभी हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे डेटा बेस्ड करेंगे ताकि आपको इसका आंसर पता चले। कृषि जलवायु प्रदेश यानी सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र, जिसे हम कृषि जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, लगभग कितना हिस्सा है। प्रतिशत में तो आपने पढ़ा हुआ है, तो लगभग क्या है 20.86% है ना। तो वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 5वां हिस्सा हो जाएगा। तो इस डायमेंशन में भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पहाड़ी चोटी को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। आप थोड़ा सा अपने मैप में, अपने माइंड में मैप को लेके आइए, छत्तीसगढ़ के मैप को, और देखिए कि ये पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं। हम सीधे आंसर में पहुँचते हैं और आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पहाड़ियों को जमाना है। तो सबसे पहले 2 यानी भातरीगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पे कहीं पे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना है। तो ये भातरीगढ़ की पहाड़ी हो गई। फिर फर्स्ट यानी कि सिहावा आ जाएगा। फिर 4th यानी कि पटेचुआ की पहाड़ी। फिर 3rd यानी कि डोंगरगढ़ की पहाड़ी, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उसकी अवस्थिति होगी, है ना। तो ऐसे चोटियों को, जो पहाड़ियों को, कुछ कुछ के लोकेशंस को आपको याद रखने हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे अब ग्रामीण जनसंख्या नहीं, नगरीय जनसंख्या की पूरी जनसंख्या ही पूछी गई है ना। कितने बार आपसे परसेंटेज पूछेंगे, तो ये डेटा आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कितना हो गया, 59,37,237। ठीक है, मतलब इस हिसाब से याद रखिए, 59,37,237, है ना, 59,37,237। ठीक है, ये नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, हसदेव नदी के बारे में क्या सही है। पहला कथन, देवगढ़ पहाड़ी इसका उद्गम, देवगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। दूसरा कथन, दर्री बैराज हसदेव नदी पर निर्मित है। तीसरा कथन, यह महानदी के दाहिने तट पर मिलती है। तो हमने तट वाले क्वेश्चन आपको बताया था मैंने, तो अब तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसका सही आंसर है 26 का ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 ही सही है। तीसरा जो कथन है वो गलत है, क्योंकि महानदी का प्रवाह ऐसे है, हसदेव नदी ऐसे आएगी, तो ये बाएं तट पर मिलेगी, ना कि दाएं तट पर। ठीक है, तो देवगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका करेक्ट आंसर दर्री बैराज हसदेव नदी पर ही स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की साक्षर जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, टोटल साक्षर जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, ना कि परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, साक्षर जनसंख्या हो जाएगी हमारी ये। तो याद रखिएगा आप इसको, 15,379,922 के हिसाब से, है ना। तो ये साक्षर जनसंख्या के डेटा हैं, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है। इसको तो आपने याद किया ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का बी, यानी कि 78,22,902, 78,22,902। ठीक है, मैंने इसमें इसलिए डेटा बेस्ड क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं क्योंकि अभी
CGPSC ने जो थोड़ा अपना चेंज किया क्वेश्चन ना, तो इसकी संभावना है कि फ्यूचर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे ना, है ना, क्योंकि लगभग परसेंटेज तो सब ने याद करके बैठा हुआ है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो कुछ अलग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जिनसे भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST होकर गुजरती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोरिया, कोरबा, गरियाबंद और सूरजपुर, यही वाला समूह है जिससे IST होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए सबसे इजी क्वेश्चन, पार्क और पार्कों के स्थान कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं। जैसे लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे है, ये तो खैर आपको मुँह ज़बानी याद होगा सभी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लॉजिस्टिक पार्क कहाँ हो गया, ए का 3 यानी कि रायपुर, ये हो गया। बी यानी कि सांप पार्क कहाँ हो गया, तो सांप पार्क भाई तपकरा। फिर ट्रैफिक पार्क कहाँ हो गया, ट्रैफिक पार्क 2 यानी कि लगरा। फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि अंबिकापुर। खैर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन रहा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज हमने भूगोल को कंप्लीट कर लिया। मैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी आपका ADI का एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ मैं सीधे ना भारत के भी क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ADI के एग्ज़ाम दिला रहे हो, तो उनको थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और अभी उनकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। ADI के एग्ज़ाम के बाद हम फिर आबकारी आरक्षक के जो इंडियन GS है उसके क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और कुछ हम क्या करेंगे, कल एक वीडियो में उसके भी अपलोड कर दूंगा, ताकि जो भी प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम दिला रहे हो तो साइंस बेस्ड उनको एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, तो हम कोशिश करेंगे कल उसको अपलोड कर देंगे। और कल हम छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसमें भी हम कथन कारण वाला क्वेश्चन देखेंगे, ताकि अब आपको ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।